जब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो हमारे सामने पोटेंशियल का जिक्र बड़ा हो रहा होगा, तो पोटेंशियल को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल दो टाइप्स की हो रही होंगी, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी कौन सी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल हो रही होती हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन पोटेंशियल? तो बड़ा ही सिंपल है। देखो, जब भी आपका चार्ज रिड्यूस और रिडक्शन का मतलब ही होता है कम करना चार्ज का। देखो यहाँ +2 से 0 में जा रहा है, तो दैट मीन्स चार्ज डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स हमारे सामने क्या लिखा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है पता, -0.76 वोल्ट। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लो कि जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहे होंगे। अगर कभी हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो हम कैसे जानेंगे कि पेपर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है? तो आपको क्या काम करना है, हमेशा लेफ्ट की राइट की तरफ मूव करना है। देखो यहाँ पर चार्ज 0 है, 0 से किस में हो गया, +2। 0 से +2 में हुआ, दैट मीन्स चार्ज इंक्रीज हो गई। चार्ज का इंक्रीज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होगा क्या, तो देखो यहाँ पर माइनस अगर दिया होगा कभी जो भी वैल्यूज उसको प्लस कर देना, दैट मीन्स एक प्लस लगा देना, तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 0.76। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं यहाँ पर माइनस कर देता, यहाँ माइनस है तो मैं क्या कर दिया, प्लस। तो दैट मीन्स कभी भी आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालनी हो, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या लगा दोगे, माइनस का साइन। पेपर में यूजुअली आपके बोर्ड में 99.9% यार ना, पेपर में हमेशा आपका SRP दिया होता है, तो डरने वाली वैसे बात नहीं होती, बट जान लो हो सकता है कभी किस्मत खराब हो, दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बस एक माइनस साइन क्या कर दोगे, लगा दोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, प्लस था तो माइनस लगा दिया, बस सिंपल काम करना है। जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता है ना, तो इसका मतलब प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, 298 केल्विन, और जो कंसंट्रेशन होता है वो कितनी होती है, 1 मोलर होती है। तो ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोटेंशियल होती है उसकी खोपड़ी पे क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट। अब हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पार्ट की बात करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स इजी हैं, अगर आपकी अप्रोच सही रही तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसान है, 101% आते ही आते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन आता है, देखो ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, हमें क्या काम करना होता है, हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ती है। ये स्टेप फॉलो करनी, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको स्टेप फॉलो करनी है, आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग एनोड वाली रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोड क्या होता है, देखो जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एनोड, और राइट हैंड साइड क्या होता है, कैथोड, और बीच में क्या होता है, ब्रिज। मैंने बताया था ना, ये होता है ए, ये होता है बी, इधर वाली चीज़ होती है सी। तो क्या काम करना है, एनोड पर हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले लिखा गया क्रोमियम किस्म कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्रोमियम +3 में। इसको लिखते कैसे, यहाँ ध्यान से देखना, क्रोमियम लिखो और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, क्रोमियम +3 में। तो यहाँ पर एरो लगाओ और यहाँ पर लिख दो क्रोमियम +3। बात समझ में आ रहा है? बताओ यहाँ पर कितने प्लस दिखाई दे रहे हैं, +3। जितने प्लस लिखे हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड कर दो। +3 है ना, तो यहाँ पर क्या काम कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। ठीक, अब सेम काम करते कैथोड। राइट हैंड साइड क्या होता है इसके, कैथोड होता है ना, क्योंकि ABC इधर कैथोड लिखा हुआ है। तो बताओ Fe2+ किस में जा रहा है, Fe में। तो इधर जो इधर लिखा हुआ है इसको इधर लिखो, Fe लिखो, लिखो भाई Fe के ऊपर 2+ है, 2+ लगाओ। कन्वर्ट किस में हो रहा है, जो कन्वर्ट हो रहा है उसको एरो के इधर लिखो, तो Fe को यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई, Fe को यहाँ लिख दो। बताओ प्लस किधर है, इधर है या इधर प्लस है, इधर 2 प्लस है ना, जितने प्लस है उतने ही इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड कर दो। 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। बात समझ में आ गई ना, दिक्कत नहीं हुई होगी। अब सुनो, अब क्या काम करना है, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। हमें क्या करना होता है, इन इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। अगर यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ 3 है, इस वाले 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो और इस वाले 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तरीका हमेशा इंप्लीमेंट करना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कई बार आप ध्यान देते नहीं हो तो इसकी वजह से गलत हो जाता है। तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस वाले सब में करनी है और इसमें करना है। होगा क्या, 3 से मल्टीप्लिकेशन करने से ये 6 बन जाएगा और 2 से मल्टीप्लिकेशन करने से ये भी 6 हो जाएगा और फाइनल हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट वाली तरफ ऐड करो और राइट वाली चीज़ राइट की तरफ ऐड कर दो, मतलब कि 2Cr लिखो, 2Cr। फिर अब यहाँ पर तो कर लिया Cr वाली, इधर देखो 3Fe 2 प्लस, एरो लगाओ, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड ऐड करो तो 2Cr प्लस 3, 2Cr प्लस 3, फिर प्लस लगाओ, ये वाला 3 किस में, इसमें मल्टीप्लाई करो 3Fe में। तो ये हो गया हमारा क्या, नेट सेल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, नेट सेल रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके, दिखाई नहीं देते हैं। सुनो, ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखी है, बैलेंसिंग करने के बाद फाइनल कितने इलेक्ट्रॉन का लूज एंड गेन हो रखा था, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रखा है। और कह सकते हो कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो कोई पूछता है n क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बोल दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोल दो, या फिर यूँ कह दो कि एनोड या कैथोड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रखा था। अब बात आता है ई नॉट सेल कैसे निकालते। यूजुअली ई नॉट सेल हम लोग निकालते हैं कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस का ई नॉट एनोड करते। कैथोड कहाँ लिखा होता है, इधर, एनोड कहाँ लिखा होता है, इधर। तो यहाँ देखो, हमें फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में ई नॉट सेल की वैल्यूज गिवन है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 0.30 वोल्ट। अब उसके बाद का स्टेप क्या होता है, हमें निकालना है कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब ही हो जाता है ई सेल। ई सेल का मतलब क्या होता है, ईएमएफ। ठीक, तो इस ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 अपॉन का एन, ये एन क्या है, ये वाली वैल्यूज, लॉग एपी अपॉन का सी आर, एपी की पावर एक्स और सी आर की पावर वाई। ये क्या है अभी समझ में आ जाएगा। ए का मतलब एनोड, सी का मतलब कैथोड, पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट। अब इसको समझोगे बड़े आसानी समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। हम लोग हमेशा पढ़ेंगे ऐसे, मतलब कि ए पी लिखा है ना, ए पी अपॉन का सी आर, तो कई बार क्वेश्चन को हम लोग कर रहे होंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, और कई बार क्वेश्चन कर रहे होंगे एनोड अपॉन कैथोड करके। हमें क्या काम करना है, यहाँ पर एनोड और कैथोड पहचानना है या फिर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पहचानना है। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो एक चीज़ हैबिट अभी से बना लो कि जो भी मेरे पास सॉलिड वाला पार्ट रहेगा, जहाँ पे सॉलिड सॉलिड लिखा हुआ है, उनको आप फाइनल रिएक्शन से ना उड़ा दो। मतलब कि देखो, ये भी सॉलिड था क्वेश्चन में, ये भी सॉलिड था, तो आपको सॉलिड वाला चीज़ उड़ा देनी है, सॉलिड वाली चीज़ हमेशा भूल जाओ। आपको ये तो पता है ना कि ये जो एरो होता है, इसकी इधर वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, रिएक्टेंट होता है, और एरो के राइट हैंड साइड जो चीज़ होती है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोल रहे होते हैं। अगर आपको यहाँ बार बार देखने में दिक्कत हो रही तो एक काम करना, कभी भी आप नेट सेल रिएक्शन लिख लेना और सॉलिड वाले पार्ट को उड़ा देना, सॉलिड वाले पार्ट को उड़ा देना। अब आप देखो क्वेश्चन में पढ़ना है ये वाला, पी अपॉन का आर, पी अपॉन आर का मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है मेरा, सी आर, तो सी आर का कंसंट्रेशन चेक करना, सी आर कहाँ लिखा गया, यहाँ पर देखो 0.1 लिख दिया, उसके आगे जो भी नंबर लिखा होगा उसको खोपड़ी पर चढ़ा देना। फिर बोलना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहाँ लिखा गया है, देखो एरो किधर की तरफ, तो ये होती है रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कैसे जानोगे, तो रिएक्टेंट मतलब एफई, एफई कंसंट्रेशन कहाँ लिखा, देखो इधर लिखा हुआ है Fe2 प्लस का, तो 0.01। इसके आगे कोई कोएफिशिएंट लिखा हुआ था, जी हाँ 3 लिखा गया था, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इसके बाद सॉल्व करना, एन की वैल्यू कितनी आ रखी थी, 6, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नहीं तो 0.1 की होल पावर 2 लिखी, दैट मीन्स 0.1 की होल पावर 2 को मैंने यहाँ अलग से कर रखा है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था, इसीलिए यहाँ पर एक जीरो आया, 1/10 आया। डेसिमल के बाद याद हो 2 डिजिट थे, तो यहाँ पर कितने थे, 1/100 है, 2 जीरो आ गए। अब आपको पता है ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा। आपको पता है यहाँ 10 की पावर कितनी, 2 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 2, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो अब आपने बचपन में एक रूल पढ़ा होगा, ए की पावर m हो और ए की पावर n हो, तो क्या हो जाता है, ए की पावर m माइनस का n हो जाता है, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ प्लस का था तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर जब करोगे तो 10 माइनस का 2 प्लस का 6 कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो इसको सॉल्व कर लो, देखो ये जो कट पिट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.01।
तो यहाँ पर आ जाएगा 0.30 माइनस का 0.01। लॉग में कितना आ जाएगा बताओ, 10 की पावर 4 आ जाएगा, 10 की पावर 4। अब 4 को नीचे गिरा दो कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना भाई, लॉग m की पावर जो n होता है वो कितना होता है, n log m हो जाता है। जो सिर पे चढ़े होते हैं लोग उनको गिरा देता है ये। तो ये 4 आगे आ जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 0.30 माइनस का 0.04 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो 0.30 में से आप 0.04 सब्ट्रैक्ट कर लो। फिर से यार सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। देखो एनोड लिखा हुआ है ना, एनोड मतलब क्या होता है, देखो जो ये सॉल्ट ब्रिज है इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है ए, और राइट हैंड साइड क्या होती है सी, और बीच में क्या है ये ब्रिज है। तो हमें सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन लिखनी, मतलब इधर की तरफ वाली लिखनी है। तो कैसे लिखोगे, पहले लिखो Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में। तो जो जिधर जा रहा है इसको इधर लिखो, इनके बीच में एरो लगा दो, इनके बीच में एरो लगेगा। तो दैट मीन्स यहाँ लिखो Fe कन्वर्ट किस में हो रहा है, Fe2+ में। जो चीज़ कन्वर्ट हो रहा है उसको राइट हैंड साइड लिखो। तो यहाँ लिख दिया तुमने Fe2+। मैंने कहा था ना कितने प्लस है, 2 प्लस है, तो उधर ही 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, ठीक है। अब सुनो कैथोड वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर कैथोड में क्या हो रहा है, H+ कन्वर्ट किस में हो रहा है, H2 में। तो लिखो H+ यहीं लिखो इधर ही, और किस में किस में रहा है, जा रहा है भाई H2 में। तो जो चीज़ जा रहा है उसके लिए पहले एरो लगाओ, किस में जा रहा है, H2 में जा रहा है, तो यहाँ लिखोगे H2। अब बताओ कितने प्लस है, 1 प्लस है ना, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको एक बात बताई कि यहाँ पर जिसका मालिक कोई नहीं उसका मालिक 1। तो दैट मीन्स कि आपको इसमें 1 लिखा हुआ है तो ये 1 इसमें मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ 2 लिखा गया तो ये वाली 2 यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। बात समझ में आ गई। तो बस अब करना ही क्या आपको, अब इन दोनों इक्वेशन में जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसिल आउट। सिंपली क्या करना है, 1 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, राइट हैंड साइड वाली चीज़ राइट हैंड साइड लिखोगे। तो 1 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे तो 1 Fe सॉलिड, क्योंकि सॉलिड देखो लिखा हुआ था। फिर यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे, प्लस 2H+2H+ लिखोगे। फिर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने इसी वजह से 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा था। फिर एरो लगाओ, 1 किस से मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भाई यहाँ पर 1 Fe2+ होगा, प्लस लगाओगे 2 की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2H2 हो जाएगा। अब जरा बताओ मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है यहाँ पर, जब आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ ना एक्सचेंज। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ई नॉट सेल निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस सी नॉट एनोड। कैथोड मेरा कौन है, यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन वाला साइड है, और इधर मेरा कौन है, आयरन वाला साइड है। तो दैट मीन्स करना क्या है, हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, जो हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है कितना होता है, हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है H+ से S2 में कन्वर्ट होने की वो जो होती है हमेशा 0 होती है, 0 वोल्ट होता है। तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का ई नॉट। एनोड कौन हुआ, एनोड इधर वाली चीज़। तो Fe का देखो दे रखा है Fe2+ से Fe में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो कितना दे रखा था, माइनस का 0.44। तो यहाँ लिख लो माइनस का 0.44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.44 वोल्ट, ये हो जाएगा ई नॉट सेल। अब इस ई नॉट सेल को यहाँ पे रख दोगे। आपको पता है ना कि ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला बना रखा है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, माइनस का 0.059 बोलो या फिर 0.059 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली कितना लेट कर रखा है, 0.06, ठीक है। तो यहाँ पे करना कि n की वैल्यू लिख रखते हैं ना हम लोग, तो n कितनी आती, 2 आ रखी, तो यहाँ पर n रखा होता है तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अभी रखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें ई नॉट सेल तो दे रखा था, दैट मीन्स हम लोगों ने निकाल लिया, और n की वैल्यू 2 आ गई है मेरे पास। लॉग रखा, एनोड अपॉन कैथोड करो या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होता है P अपॉन का R वाला, ठीक है। तो पता ही नहीं आपको क्या काम करना होता है, लॉग लिखना होता है, चाहे A अपॉन C बोलो चाहे P अपॉन R बोलो। तो एनोड अपॉन कैथोड, एनोड का कंसंट्रेशन कितना दे रखा था, कहाँ से निकालो, क्वेश्चन में देखो दिया था एनोड का कंसंट्रेशन 0.001 दे रखा था। तो 0.001 डेसिमल के बाद देखो
3 डिजिट थे, इसी वजह से कितना 10⁻³ कर दिया। और यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसी वजह से 10⁻² कर दिया। ये पावर में 2 कहाँ से आया? तो भाई देखो हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन था ना, एनोड अपॉन कैथोड करा, कैथोड मेरा कौन है? हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन का देखो यहाँ कोएफिशिएंट कितना था? यहाँ पर देखो 2 थी, इस वजह से इसकी होल पावर कितनी कर दी? 2 कर दिया। और यहाँ जो था एनोड, एनोड मेरा कौन था? Fe का देखो कोएफिशिएंट कितना था? 1 था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कितनी कर रखी है? इसकी होल पावर कितनी कर रखी? 1 कर रखी है। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो इस वजह से बार बार लिखते हैं ना एक्स अपॉन का वाई, तो एक्स अपॉन वाई कहाँ से आती है? जो कोएफिशिएंट होते हैं इसको लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई? इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 10⁻³ 10⁻⁴ 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओगे तो -4 + 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 - 3 करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर log 10 आ जाएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है। 0.06 को 2 से डिवाइड करोगे 0.03 आ जाएगा। 0.44 को माइनस का 0.03 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0.41 वोल्ट। क्वेश्चन खास क्यों है पता? क्योंकि यहाँ पर हमें नेट सेल रिएक्शन ऑलरेडी गिवन है, मगर हमें एनोड और कैथोड वाली रिएक्शन पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि इससे हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने का होता है। तो बड़ा ही सिंपल होता है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रखा है? Na से गया Na2+ में, तो पक्की बात है ना एनोड मेरा कौन बनेगा? निकिल बनेगा, क्योंकि यहीं पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो Na किस में कन्वर्ट हुआ? यहाँ कन्वर्ट हो रहा है Na2+ में। मैंने कहा था जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। उसके बाद वो क्या कर रखा है? Ag+ किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में। तो यहाँ पर Ag जो प्लस है वो कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। आपको पता है 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन खिला देना है। अल्टीमेटली हमें पता है इसको मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? 2 से। तो इसका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल रिएक्शन तो वही आने वाला जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर लिखो Na सॉलिड प्लस का ट्वाइस ऑफ Ag+ गिव्स, यहाँ पर क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ Ag लिख दो सॉलिड, फिर उसके बाद Na2+ लिख दो। बात समझ में आ गई? मैंने कहा था n कैसे निकला? n कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ तो n की वैल्यू 2 आ गई। E0 सेल निकालने के लिए E0 कैथोड माइनस का E0 एनोड करना पड़ता है, मगर इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना दे रखा है? 1.05 वोल्ट दे रखा है। अब इस फॉर्मूले में बस पुट करना है भाई। फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे? देखो यहाँ पर सब मैंने पहले से कर रखे हैं आपके लिए। E0 सेल देखो दे रखा 1.05, n की वैल्यू निकाल ली। प्रोडक्ट मतलब एनोड अपॉन कैथोड करोगे, या फिर ये कह दो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कह दो। तो जब भी आपको ऐसे नेट सेल रिएक्शन दी होती है ना, तो आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लिया करो, ज़्यादा बेहतर होता है। सॉलिड वाले पार्ट को हटा दिया करो, सॉलिड वाले पार्ट को हटा दो यहाँ से, ठीक है। आप देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट मेरा कौन है? Na2+। Na2+ का कंसंट्रेशन चाहिए होता है। कंसंट्रेशन कहाँ लिखा हुआ है? 0.160। रिएक्टेंट मेरा क्या होता है? इधर वाली चीज। तो रिएक्टेंट मेरा Ag+ का कंसंट्रेशन कहाँ लिखा है? यहाँ पर। अब यहाँ देखो इसका कोएफिशिएंट कितना था? 2, तो इसकी खोपड़ी पर 2 लगा दिया। इसको पूरा सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पर मेरी पूरी सोल्यूशन दे रखी है। यहाँ पर आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो बता देना मेरे को। पूरी सॉल्यूशन यहाँ पर लिख रखी है। लॉग की प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। log m × n कितना होता है? log m + log n होता है। और ये जो 4 खोपड़ी पर है नीचे गिर जाता है, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये पूरा सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेना इतना है। बाकी अगर आप ISC बोर्ड से हैं तो भाई कैलकुलेटर अलाउड है, तो फिर दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। अब आपको ये काम करना है। नया फॉर्मूला हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? E0 सेल = 0 होता है। ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे ΔG भी क्या हो जाता है? 0। ΔG क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होती है। ध्यान रखना जब ई सेल और ΔG जब 0 हो जाता है तो सेल काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर लिख लेना सेल डज नॉट वर्क। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ई सेल जब 0 होता है तो आप इससे क्या समझते हैं? तो आप कह देना कि यहाँ पर जो सेल होता है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो E0 सेल देखो, ई सेल की वैल्यू 0 हो गई, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करोगे तो जो E0 सेल आएगा तो कितना आ जाएगा? 0.059 log Kc। Kc क्या है भाई? जो ये चीज़ है ना पूरा मसाला, इस पूरे चीज़ को हम लोग हटा क्या लिख देते हैं? Kc। तो Kc कुछ नहीं होता है भाई, Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमें क्या काम करना होता? क्वेश्चन पूछेगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकालो। कैसे निकालोगे? ΔG0 कब लगाते? स्टैंडर्ड के लिए। तो ΔG0 बराबर होता है माइनस के NF E0 सेल। E0 सेल आपको पता है कैसे निकालते हैं। अब आपको ये बात पता होना चाहिए F क्या है? फैरेडे है। 1 फैरेड = होता है 96500
कूलाम होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि डेल्टा जी एक एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। हमारा जो आंसर आएगा वो जूल में निकल आएगा। जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो दे रखा है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेल रिएक्शन दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, ई नॉट सेल निकालना पड़ता है। ई नॉट कैथोड माइनस कैनोड। कैथोड कैसे पहचानोगे, किसका रिडक्शन हो रखा है, तो देखो कॉपर जो क्रोमियम था, क्रोमियम +3 में गया तो दैट मीन्स क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो दैट मीन्स एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो क्रोमियम यहाँ पर एनोड बनेगा, तो दैट मीन्स कैडमियम जो होगा हमारे पास क्या बन जाएगा, वो कैथोड बनेगा। तो ई नॉट दे रखा, कितना दे रखा है, माइनस का दे रखा है 0.40 माइनस का ई नॉट एनोड। एनोड कितना दे रखा है बताओ, एनोड हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कैडमियम मेरा कैथोड बन गया था तो एनोड मेरा Cr+ बनेगा, क्योंकि यहीं पर हो रखा था ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 0.74। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 0.3 वोल्ट आ जाएगा। अब n निकालना हो, तो जब भी आपको n निकालना हो ना, तो बड़ा सिंपल होता है। एक काम करना, आप क्रोमियम को क्रोमियम से कंपैरिजन करना। यहाँ पे देखो क्रोमियम 0 में था, ठीक है, यहाँ क्रोमियम देखो 3+ हो गया। तो यह काम करना, ये जो नंबर्स होते हैं ना 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना, 2 3 जा कितना होता है 6। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा कितने होगा, 6 का होगा। फॉर्मूले में क्या करना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस के NFE नॉट सेल। तो हम लोगों ने माइनस का निकालेंगे, n की वैल्यू कितनी आ गई 6, f की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलाम अभी बता रखा था। ई नॉट सेल निकाल ही रखा है 0.34। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 196860, ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ये जूल में आएगा। अब आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है ना इसको, क्योंकि आपके बुक्स में आंसर यूजुअली किलो जूल में होते हैं। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर दो। तो क्या करोगे, ध्यान सुनना, यहाँ पर देखो 1000 से डिवाइड कर रहे हो ना, कितने जीरो, 3 जीरो। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल लगा देना, तो आ जाएगा माइनस का 196.860 किलो जूल हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई। ई नॉट सेल निकालना है, तो क्योंकि केसी निकालनी है हमें, देखो बोला है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज केसी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, याद है कि केसी निकालनी है। तो केसी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला तो बता ही रखा था स्टार्टिंग में। तो ई नॉट सेल के लिए में दे रखी थी 0.34, तो यहाँ निकाल लेंगे 0.34, और यहाँ पर 0.059। एन की वैल्यू कितनी आ रखी थी 6, तो यहाँ 6 लिखो, लॉग लिखो, और यहाँ पर केसी लिखो। अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ आपको, 0.34 इंटू का 6 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.059 इक्वल टू आ जाएगा लॉग केसी। अब यहाँ पर एक खास बात क्या, पेपर में देखो कैलकुलेशन हमें पता है बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप ISC बोर्ड से, तो कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाउड होता है। सिंपली लॉग को हटा के यहाँ एंटी लॉग लिख लेना, मतलब कि इसको लिख लेना एंटी लॉग। एंटी लॉग, ये जब लॉग हटता है ना तो क्या बोलते हैं एंटी लॉग, और उसको ऐसे लिख के छोड़ के चले आना, क्योंकि हो सकता है आप कैलकुलेशन कर लो यार, पूरी घंटाधार अपना टाइम वेस्ट कर लो, तो उससे अच्छा है आप यहीं पर लिख कर छोड़ देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। बस ऐसे छोड़ देना, आपको इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना होगा तो कर लेना। एंटी लॉग के लिए भाई साहब आपको एंटी लॉग की टेबल देखनी पड़ेगी, इतना काम नहीं करना है। अब लास्ट मोमेंट आ गया तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, ठीक है, सिर्फ इतना करके आप छोड़ देना। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन तो देख ही पा रहे होगे। एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी को भी पकड़ो, Ni की कंपैरिजन करो Ni के साथ। तो यहाँ पर देखो Ni किस स्टेट में है, 0 में है, यहाँ 2 में है। तो दैट मीन्स 0 से 2 में गया तो चेंज कितने का आ गया, 2 का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे Ni की, 2 हो जाएंगे। N की वैल्यू फॉर्मूले में रख दिया भाई साहब, सब कुछ सॉल्व कर रखा है। जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर हमें किलो जूल में बाय द वे आंसर चाहिए, तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे 1000। तो 3 के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 202.650, ये आ जाएगा किलो जूल में आंसर। सेम काम यहाँ पे करना है, सब कुछ सॉल्व कर लेना, सब कुछ तो मैंने बता ही रखा है। आप केसी की वैल्यू सिर्फ एंटी लॉग लिख के छोड़ देना, एंटी लॉग के चक्कर में अपना आप टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में pH दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा कि आप
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल के लिए आपको रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो H+ ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन H+ ने खाया तो यहाँ पर H में होना चाहिए, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है नेक्स्ट इक्वेशन अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस का 0.059 अपॉन का एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। लॉग यहाँ पर आप चाहे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लो। प्रोडक्ट में क्या है, हमारे पास गैस है, गैस की क्या होती है पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे और इसकी खोपड़ी पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 1/2 क्योंकि कोफिशिएंट कितना था 1/2। नीचे क्या लिखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कौन था H+, तो यहाँ H+ की क्या लिख देंगे कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा H+ की कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा कि यार R का मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो L/A। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। इसकी यूनिट आपको दिमाग में रखनी है, क्या आपको ये ऐसा सिंबल मिलेगा या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओम बोलते हैं। जी का मतलब क्या होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बराबर होता है रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के। ध्यान रखना, देखो कंडक्टेंस था तो एंस था, रेजिस्टेंस था एंस था, तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। तो जब ये ओम था तो ये ओम इन्वर्स हो जाएगा, जब भी इन्वर्स होता है मतलब वो रेसिप्रोकल, खोपड़ी पे -1 लगा देते हैं, यहाँ पर देखो -1 लगा दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना ओम इन्वर्स को हम लोग साइमन चिल्ला रहे होंगे, तो अभी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा आपको साइमन साइमन दिखेगा। इस वजह से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने येलो कलर से आपको हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चंस में आएगा सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है कि ये देखो ना रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जो L/A था, इसी L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग G* से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 रेजिस्टिविटी। देखो इसके नाम में विटी लगा था ना, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब क्या काम करना है, कंडक्टिविटी बराबर होता है G* अपॉन के R के। इसकी यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये वाला याद कर लो तो इट्स ओके, नहीं तो अभी मैंने बता रखा था कि यार साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स। तो कई बार न्यूमेरिकल में आप बार बार प्रैक्टिस करके जाते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो कई बार साइमन की जगह पर आपको ओम इनवर्स दे देगा, तो घबराना नहीं है क्योंकि साइमन का मतलब ही होता है ओम इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होगी। जब भी क्वेश्चंस करने जाओगे तो सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए यूनिट्स पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और के की यूनिट हमेशा भाई किस में रखोगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में ये दिया होता है, आप पहचानोगे कैसे, क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, यहाँ पर लिखा होगा m, जैसे लिख देगा 2m, तो 2m लिखा गया, दैट मीन्स आपको ये वाली वैल्यूज दे रखी है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और ये वाली वैल्यूज आपको निकालनी पड़ सकती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशंस या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये बात तो अभी तक आपको पता चली गई होगी कि चाहे λm0 बोलो चाहे λm∞ बोलो, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH सॉल्यूशंस। अब जैसे आपको दिख जाए ना 0.05 m, इसका मतलब क्या हो गया, आपको मोलैरिटी गिवन है, क्या दे रखा है मोलैरिटी। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रखा ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप गिवन ही लिख लो, गिवन में क्या क्या दे रखा है आपको, मोलैरिटी गिवन है। जहाँ आपको m दिख जाए तो दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है 0.05 पे क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है। उसके बाद बोल रखा है कि ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो हमें L दे रखा है कितना 50 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि हमें जो एरिया दे रखा है वो कितना गिवन है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पर देखो 5 × 10³ ओम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन में कई बार क्या करते हैं, इतनी सारी बीच में लैंग्वेज लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन की स्टार्टिंग और एंड पढ़ा करो। तो यहाँ पर देखो बोला गया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज, कितना बोला गया है, देखो क्या रखा 5 × 10³ ओम। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग और एंड पढ़ा करो, वहाँ लिखे होते हैं, क्या रखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज 5 × 10³ ओम। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जब भी ओम लिखा हो दैट मीन्स क्या हमें करना है, आर दे रखा, आर का मतलब क्या था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। तो यूनिट पे फोकस करोगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर लो क्या कि गिवन है क्या चीज़ नहीं गिवन है। तो आर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 5 × 10³ और यहाँ पर ओम दे रखा है। हमें देखो पूछा क्या क्या है, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है,
रो होता है तो रो निकालनी है। कंडक्टिविटी पता करनी है, कंडक्टिविटी क्या होता है, के होता है, तो इसका मतलब हमें के निकालना है। उसके बाद हमें पूछ रखा था मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस इक्वल टू लिखो रो एल बाई ए, क्योंकि हमें देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पर एल अपॉन ए को यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, जब भी देखो हमको ये चाहिए होता है, जब भी कभी इधर अपॉन में हो, जब भी लेफ्ट या राइट की तरफ जा रहा होगा तो ये अपॉन वाली चीज़ चेंज हो जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली चीज़ नीचे। दैट मीन्स कि ये ए अपॉन का एल हो जाएगा, इनटू का आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रेजिस्टिविटी। हमें क्वेश्चन में ए गिवन था, ऑब्वियसली यार दे रखा था, रखो यहाँ पर 0.625। आर भी गिवन था हमें 5 × 10⁻³ और हमारे पास एल भी गिवन था, 50। और यहाँ पर हमें निकल करके आएगा रेजिस्टिविटी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 62.5। ठीक है, क्या जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा। यूनिट आप बता देना कि इसकी यूनिट क्या होगी। अब के क्या है, यहाँ पर पहला पार्ट हमारा हो गया, के क्या है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए देखो क्या तरीका है। के निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 1 रेजिस्टिविटी होता है, के इक्वल टू क्या होता है 1 रेजिस्टिविटी। हम लोग रेजिस्टिविटी निकाल चुके हैं, तो के इक्वल टू क्या होता है 1 रेजिस्टिविटी। तो ये भाई साहब आपके सामने आ जाएगा 0.016। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बताओ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बताया था ना। देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर लिख दो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा। तीसरी क्या पूछ रखी है हमें, तीसरा पूछ रखा हमें लेमडा एम पूछ रखा है, तो तक के इंटू का 1000 अपॉन का एम। तो के हमें पता है ना, देखो के अभी हम लोग निकाल कर आए हैं, और हमें क्या पता है एम देखो मोलैरिटी भी गिवन है यहाँ पर, देखो ना फॉर्मूले मोलैरिटी है, मोलैरिटी भी पता है, तो बस फॉर्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा। तो के की वैल्यू हमें गिवन है ना यहाँ पर 0.016 इंटू का 1000 अपॉन का मोलैरिटी कहाँ गिवन थी 0.05। इसका आंसर आ जाएगा 320 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या दे रखा है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.8 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आए आपको लगता है आप समझ नहीं पा रहे हो क्या गिवन है, तो यूनिट पे फोकस करो। देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, तो मैंने बार बार कहा है मैं फॉर्मूला जब भी लिख रखे हो ना सामने, फॉर्मूले को अपने सामने रखो सो दैट कि आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओ कि दिया क्या है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या होता है, के की वैल्यूज गिवन है, तो यहाँ से सोल्यूशन लिखो। सबसे पहले आप लिख लो दिया क्या है, तो 7 के दे रखा हमें। उसके बाद मैंने कहा था जब भी 0.01 लिखा हो दैट मीन्स यहाँ एम लगा हो, तो एम का मतलब मोलैरिटी हो गया, तो एम की वैल्यू सीधे लिख लो 0.01। उसके बाद क्या क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो देखो हमें अल्फा निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, इफ़ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड इज इतना दे रखा है। दैट मीन्स पता क्या दे रखा है, यहाँ पर मैंने कहा था ना देखो ये जो चीज़ होती है यहाँ पर अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसमें बोल रखा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू देखो मैं दे रखी है। तो फॉर्मूला सामने रखोगे तो इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि दिया क्या है। ये हो जाएगा 390। अल्फ़ा निकालना हमें, सबसे पहले आपको पता है ना कि मोलर कंडक्टिविटी है, तो अल्फ़ा निकालने के लिए हमें लेमडा एम निकालना पड़ेगा। और लेमडा एम कैसे निकलेगी, तो यहाँ से निकल जाएगा लेमडा एम, दैट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। तो यहाँ से लिखो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन का एम। कप्पा क्या दे रखा बताओ हमें, के की वैल्यू दे रखी है 7.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू क्या हो जाएगा 1000, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, एम मोलैरिटी गिवन थी 0.001। तो आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा पता है 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारा किसका वैल्यू आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की। यहाँ पर क्या अल्फ़ा आराम से निकाल लेंगे, कि देखो अल्फ़ा निकालना है क्योंकि अल्फ़ा के फॉर्मूलेज में क्या है
मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाल रखी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। अब इन मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू देखो हमको पता है 78, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में दे रखी थी 390, दोनों को काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमें, यहाँ पर आ जाएगा 0.2। यूनिट तो कोई होगा नहीं भाई इसका, क्योंकि अल्फ़ा दोनों ही हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ हैं, तो दोनों की साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी, दोनों कट जाएंगे, दैट मीन्स अल्फ़ा जो होगा यूनिटलेस होगा, कोई यूनिट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स हमें एक बात तो समझ में आ गई कि हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा निकालना है, ठीक है। अब आपको ये बात तो पहले पता नहीं, अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला आपको पता हो जाएगा तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था ना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। मैंने कई बार आपको कहा कि ये वाली जो वैल्यूज होती है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, यूजुअली ये क्वेश्चन में गिवन ही होता है। यहाँ तो नॉट वगैरह लगा है क्या, बिल्कुल नहीं लगा है। दैट मीन्स जिस पे नॉट नहीं लगा, नॉट किस पे नहीं लगा, इस पे, दैट मीन्स ये वाली वैल्यूज गिवन है। ये नॉट वाली वैल्यूज हमें निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, कंबाइंड इफेक्ट लगाने पड़ेंगे। कंबाइंड इफेक्ट कैसे लगा लोगे, तो यहाँ पर आपको कुलराउस का नियम लगाना पड़ेगा। कुलराउस चाचा ने क्या कहा था, अगर आप चाहते हो ना इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसकी, एसिटिक एसिड की, तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होता है सम ऑफ कैटायंस के और एनायंस के। तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना कैटायंस की, कैटायन कौन है हमारे पास बताओ, यहाँ पर दे रखा है H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एनायंस की, एनायन कौन है हमारे पास, CH3 COO माइनस। तो यहाँ जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी किसकी आएगी पता है, CH3 COOH की, क्योंकि मेरे को उसी की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए किसकी, ऑब्वियस ही बात है ना, एसिटिक एसिड की। अगर मोलर कंडक्टिविटी रखा है हम लोगों ने एसिटिक एसिड के ऊपर, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी किसकी रखेंगे, एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, मतलब कि 349.1 प्लस एसिटेट आयन का क्या दे रखा है बताओ, 40.9, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कहा भाई मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कितनी होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्या करना है बताओ, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है किसकी, एसिटिक एसिड की। यहाँ पर देखो तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 11.7, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोगों ने निकाली रखी है जिस पर नॉट लगा होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, तो ये आया 390। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 0.03 आ जाएगा हमारा अल्फ़ा। क्या मैं सिर्फ अल्फ़ा ही पूछ रखा था, जी हाँ। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, जी हाँ मैं सिर्फ अल्फ़ा ही निकालना था, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट थी भाई, तो इसको दिमाग में रखना। अब ये क्वेश्चन देखो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, क्या पूछ रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस इज 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कंडक्टिविटी सल्फेट आयन इज 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कैलकुलेट द लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। अब इसको तो भाई करने के लिए आपको कुलराउस का नियम आपने भी पढ़ा था, तो उसको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है किसकी, पूरे कंपाउंड की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी वैल्यूज़ निकालनी है हमें, सल्फेट की भी दे रखी है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन की भी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 160, यूनिट आप लगा लेना यार, चलो लगा देता हूँ, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें निकालनी किसकी, Al3+ की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी किसकी, Al3+ की, तो कितनी होगी। तो आपने कुलराउस के नियम में क्या पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड कौन सा है, Al2SO4 का होल थ्राइस, यही दे रखा कंपाउंड, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो बराबर होगी कैटायंस के मोलर कंडक्टिविटी और एनायंस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के। तो हम लोगों ने इसको आयन में तोड़ना सीखा था अभी,
तो 2 को आगे लेके जाओ, 2Al 3 प्लस चार्ज इसका कहाँ लिखा, यहाँ पर 3 प्लस लिखो, प्लस 3 आगे लेके जाओ, 3SO4 2 माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या काम करना, कुछ नहीं यार, लिमिटिंग सबके, देखो हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग लगा रखा है सबके आगे, तो सबके आगे लिमिटिंग लगा दो। तो यहाँ पर लिख दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, इसकी, तो यहाँ लिख लो। तो यहाँ ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर इस 2 को आगे लिख दो और यहाँ पर ऐसे लिखो लेमडा लगा के, नॉट लगा दो बस आगे, बस कुछ नहीं करना है। मोलर कंडक्टिविटी किसकी, Al3 प्लस की, प्लस थ्राइस लिखो, लेमडा लिखो, नॉट लिखो। यहाँ पर सल्फेट की पूछ रखा तो सल्फेट लिखो SO4 2 माइनस। हमें देखो इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, देखो इसकी वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर रख देंगे, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी किसी की निकालनी ही निकालनी है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सल्फेट की दे रखी थी तो यहाँ रख दो 160। इस पूरे कंपाउंड की दे रखी थी हमें, हाँ ये भी दे रखा था पूरे कंपाउंड की 858, तो यहाँ रख दो। अब इसको भाई साहब को यहाँ बुला लो, तो ये कितना आ जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 480 858। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारी चीज़ को इधर भेज दो आप। तो इतनी तो मैं समझ में आ रही होगी, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 858 माइनस, क्योंकि देखो प्लस में है ना तो इधर आएगा इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा 480 और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी Al3 प्लस की। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो 858 माइनस का 480 डिवाइड बाई 2 क्या जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Al3 प्लस की। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी किसके, Al3 प्लस की। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। एक तो CBSE बोर्ड में पूछ रखा है और दूसरा ISC बोर्ड में पूछ रखा है। दोनों क्वेश्चन को बच्चे को समझ में नहीं आता यार करना कैसे है, उसको सॉल्व कैसे करना, इतना लेंथी क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में ना उसकी हालत टाइट हो जाती है। नाम जैसे लिखे गए, जिस सीक्वेंस में लिखे गए ऐसे फॉलो करो। क्वेश्चन ऐसे ही सीक्वेंस में हो रहे होंगे, पहले ये निकालना होगा, हो सकता है ये निकालना, फिर ऐसे ही हो रहे होंगे। नाम तो भाई मैंने सबके लिख रखे हैं, नाम और यूनिट, नाम यूनिट, ठीक है, ये सारी चीज़ें बड़े ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर क्या बोला, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस दैट इज मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। तो हम लोगों ने लिख लिया कि मोलर कंडक्टेंस हमें निकालनी है, जो निकालनी होती है उसको लिख लिया करो। एट दिस कंसंट्रेशन बोला गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर KCl इज, इतना दे रखा है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब नहीं पता तो भाई बता रखा है कि अगर नहीं पता होता है तो यूनिट पहचानो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मैंने कहा था ना, ओम इनवर्स को बार बार कहा है, इसको साइमन लिखा करो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब क्या हुआ, के की यूनिट दे रखी है, क्योंकि यूनिट से हम नाम भी पहचान लेते हैं भाई। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी होती है, के की यूनिट होती है ना। तो यहाँ इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो मतलब के की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिख रखी है। एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट था जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी थी 85 ओम, ध्यान से पढ़ो, देखो मैंने सब हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। इसको पहले पढ़ लेना, उसके बाद मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। फिर क्या बोला गया, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहाँ दे रखी थी भाई, देखो नीचे दे रखी थी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टिविटी, कप्पा जो दे रखा है यहाँ पर दे रखा है, पहचाना कैसे, ओम इनवर्स को हटाया करो भाई, साइमन लिखा करो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मैंने बार बार कह रहा है, क्वेश्चन में बड़ा इस्तेमाल होता है। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब के की यूनिट दे रखी है, तो के दे रखा हमें। मोलर कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, तो जब भी आपको जो पूछता है पहले तो ये लिख लो कि क्या पूछा गया, उसका फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि हमें इससे एक ये आइडिया लग जाता है कि हमें अल्टीमेटली चलना कैसे है। अब यहाँ पर खास बात क्या है कि हमें दूसरे जो सेल है ना, मतलब जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है हमारे सामने, उसकी निकालनी है क्या, उसकी निकालनी है क्या, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तब यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे भाई दोनों में, इसलिए ऐसा दे रखा है। अब देखो खास बात क्या थी, उस भाई साहब ने बोल दिया व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल का सेल कांस्टेंट सेम रहने वाला है। क्यों, क्योंकि सेल कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो L/A होता है। भाई कोई अगर सेल लोगे तो उसका लेंथ और एरिया तो चेंज हम लोग कर नहीं रहे, उसके अंदर जो मसाला भर रहे हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट जो फिल कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं ना, लेंथ और एरिया तो चेंज नहीं कर रहे। दैट मीन्स L/A का जो रेशियो हो वो तो इसमें भी वही रहेगा, इसमें भी वही रहेगा। मतलब कि ये हमारे लिए बनेगा हथियार, कौन, सेल कांस्टेंट, क्योंकि भाई हम लोग सेल नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि बोला गया मतलब सेम सेल वॉज फिल्ड, इस वजह से सेम सेल यहाँ पर क्या था, की पॉइंट था। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ से हम लोग कंडक्टिविटी हमें निकालनी है क्या,
देखो बोला कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए के निकालना पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन में भी दूसरे वाले अननोन इलेक्ट्रोलाइट का भी मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी के लिए के तो निकालनी पड़ेगी, तो के इंटू 1000 तो यहाँ भी करना पड़ेगा और अपान में मोलैरिटी भी करनी पड़ेगी। मगर सवाल यहाँ होता के कैसे निकालेंगे, तो के इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं के इक्वल टू जी स्टार अपॉन का आर। अब ये सेल कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसे कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। अभी तक तो सारी बात समझ में आ गई कि मैंने कहा क्या। देखो ये के इक्वल टू जी स्टार अपॉन आर होता है, मैंने बता रखा था। देखो के इक्वल टू जी स्टार अपॉन का आर, जी स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट था, तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सेल सेम है, सेल सेम है, इसलिए जो सेल कांस्टेंट है वो सेम होगी कि लेंथ और एरिया चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो K1 है मल्टीप्लाइड बाई R1 होगा वो इक्वल होगा जी स्टार के। जो जी स्टार यहाँ पर होगा दैट इज जो सेल कांस्टेंट यहाँ पर होगा वही सेल कांस्टेंट यहाँ पर भी होगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ भी कह सकते हैं ना K2 इज इक्वल टू इंटू R2 इज इक्वल टू क्या, जी स्टार। बात समझ गए। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर के पता था पहले वाले, हमारे पास जो पहला वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट से के पता था क्या, बिल्कुल के पता था यार। देखो के कहाँ दे रखा था, के देखो यहीं पर दे रखा था, मैं यहाँ पर रख दो 1.29 आर की वैल्यू दे रखी थी, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली दे रखा था हमें, कितना दे रखा था 85 दे रखा था, यहाँ पर 85 रख दो। तो इससे आ जाएगा जी स्टार। अब ये जो भी जी स्टार है कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्या क्या हमें पता है इस वाले क्वेश्चन में, तो हमें जी स्टार यहाँ से निकाल लेंगे। ये जी स्टार जो आया यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जी स्टार की वैल्यू ये रख दो 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 85, ठीक है। अब के की वैल्यू हमें पता थी क्या, यहाँ पर नहीं, रेजिस्टेंस पता था हमें, रेजिस्टेंस दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब 96 ओम दे रखा था, तो रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से K2 निकल जाएगी यहाँ पर K2, तो K2 कितनी आ जाएगी, आर तो पहले रख दूँ मैं 96। अब यहाँ पर आपको पता है K2 निकालना पड़ेगा, K2 निकालेंगे कैसे, K2 इज इक्वल टू, देखो ये चीज़ इंटू में है तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 85 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर 96। अब यहाँ से अगर हम लोग एक बार K2 निकाल लिए तो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप इससे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा 0.01142 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमारी कंडक्टिविटी आ गई। अगर कंडक्टिविटी आ गई ना भाई तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना तो हलवा है। क्यों, क्योंकि ये होता है कप्पा इंटू का 1000 अपॉन का क्या, मोलैरिटी। क्वेश्चन में देखो कप्पा तो हम लोगों ने निकाल रखा दूसरे अननोन इलेक्ट्रोलाइट की, तो यहाँ पर रख दो 0.01142 1000 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। मोलैरिटी क्वेश्चन में देखो गिवन थी हमें, कहाँ था गिवन, दिखाओ फिर से मोलैरिटी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को दिखाओ पढ़ा फिर से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो दे रखा था कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। अच्छा कह रखा व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ 0.052। देखो ना मोलैरिटी जब भी m लिखा होता दैट मीन्स मोलैरिटी गिवन है, कितना दे रखा है 0.052, तो यहाँ रख दो बस। मोलैरिटी कितनी दे रखी 0.052, 219 कितना रहेगा 219.61 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कह रखा है यूनिट पे फोकस करना भाई, यूनिट जरूर लिख के आना, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई दूसरे वाली अननोन इलेक्ट्रोलाइट की 219.61, ठीक है। जी स्टार क्या था हमारा सेल कांस्टेंट, तो जी स्टार दोनों के लिए सेम होगी, बता रखा है। तो बाय द वे पेपर में जैसे कि ISC बोर्ड वाले ने पूछ रखा ना कि सेल कांस्टेंट निकाल के बताओ, तो इन दोनों को अलग से इसको अलग से सॉल्व कर लेना, बता देना। और यहाँ से तो हमें मोलर कंडक्टिविटी पता चल गई, समझ में आ गया ना, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोल रखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, मतलब कि रेजिस्टेंस दे रखा कितना है 200 ओम दे रखा है, तो सीधे आप इंफॉर्मेशन को लिखो R इज इक्वल टू 200 ओम दे रखा है। अच्छा मोलैरिटी जब भी ऐसे 0.01 m लिखा था, इसका मतलब ये मोलैरिटी दे रखी है 0.0, ठीक है 1 दे रखी है मोलैरिटी। अच्छा कई बार हो सकता है यूनिट में m की जगह पर आपको ना मोल पर लीटर लिखा हो, तो घबराना मत, या फिर ऐसे ना लिख के इसको l को ऊपर लेके जाएगा तो बोलेगा मोल लीटर इनवर्स,
तो मोल लीटर इन्वर्स बोले या मोल पर लीटर बोले या फिर यहाँ m लिखा हो, दैट मीन्स आपको m की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद क्या बोला गया, द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है भाई, दिस इज द की पॉइंट, 1 दे रखी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता, मतलब एक है। तो यहाँ पर ना जी स्टार का मतलब क्या है बताओ, जी स्टार का मतलब है सेल कांस्टेंट। जी स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट जो दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, इसकी वैल्यू दे रखी है 1। हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन की मोलैरिटी। अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई यहाँ पे कप्पा कैसे निकालोगे, तो बड़ा ही आसान है, ये देखो हमें फॉर्मूला पता चल गया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। कैसे, ये पता करना है मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें तो पहले क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसको लिख लो। अब इसके बाद हमें पता चल गया कि जब आगे हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें के निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक के नहीं निकलेगा तब तक भाई सॉल्व, क्योंकि मोलैरिटी तो गिवन है। अब के निकालने कुछ रिलेशन पता होना चाहिए, तो भाई रिलेशन है ना हमारे पास। तो के इक्वल टू क्या होता है, जी स्टार अपॉन का आर होता है, रेजिस्टेंस तो गिवन है। मैंने कहा था सारे फॉर्मूलेस मैंने लिख रखे, ध्यान से फॉर्मूला अपने सामने रखो, समझ में आएगा। तो जी स्टार तो 1 हो गया, तो के तो सुनो, के इक्वल टू ये 1 हो गया। आर की वैल्यू दे रखी थी क्या, हाँ 200, के आ गया। अब इस के का क्या करोगे, के की यूनिट लिख दो भाई। यहाँ पर यूनिट क्या होती है बताओ, याद हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ भाई, याद कर लो यार। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कितनी बार बता रहा हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आ गया, आप अपॉन में रहने दो अभी, ठीक है। हमें निकालनी मोलर कंडक्टिविटी, इस फॉर्मूले में पुट करो। कहाँ पर, इस फॉर्मूले में पुट करो। तो लेमडा एम इज इक्वल टू 1/200 इंटू 1 मतलब इंटू 1000 अपॉन में क्या करनी, मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी दे रखी थी, 0.01। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व करने तो आता होगा, नहीं आता तो बता देना। मैं जहाँ भी नहीं आएगा ना कोई कैलकुलेशन आप बताना मेरे को, मैं ना आपको टेलीग्राम पे भी आपका इसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके दे दूंगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इसकी कितनी आ जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैंने बार बार कहा यूनिट पे भाई फोकस कर।